नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान मौसम की परवाह किए बिना सभी के लिए अनाज उगाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यही किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करते हैं और अगर वही गरीब होंगे तो देश की प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बाजरा की फसल से अधिक पैदावार लेने की तकनीक। गाय भैंसों में थनैला रोग की समस्या और निदान। बाजरा मुख्य रूप से शुष्क क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल है, जिससे अनाज के साथ साथ चारे की भी अच्छी उपज मिलती है। किसान भाइयों, आज हम आपको गांव अनंतपुरा जिला जयपुर के किसान बाबूलाल यादव से मिलवा रहे हैं, जिन्होंने बाजरे की फसल पानी की कमी के चलते ड्रिप लगाकर की है और उनकी फसल काफी अच्छी है। तो इन्होंने बाजरे की फसल किस प्रकार से की, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। ये फसल मैंने अब के पहली बार ही लगाई है, तो मैं आने वाले दिनों में मैं बेड बना के ही पूरा बाजरा लगाऊंगा। दूसरी बात, आजकल इस ज़माने को देखते गई किसान बाजुताई वगैरह में पोसाता नहीं है, तो कम से कम खर्चे में अच्छी पैदावार होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये देख के लगाया। किसान भाइयों, इनके यहाँ पानी की गंभीर समस्या है और इस समस्या को देखते हुए इन्होंने बाजरे की फसल में ड्रिप लगाई, जिससे इनकी फसल काफी अच्छी लहलहा रही है। ड्रिप के द्वारा कम पानी में अधिक एरिया में सिंचाई हो जाती है और पानी देने में आसानी भी रहती है। अब मैंने एक बीज की रुपाई, एक पेड़ के कितनी फुटान है इसके, और ओपन की फसल से, साधारण फसल से ड्रिप की फसल में कम से कम पानी लगता है, कम से कम 95% पानी की बचत होती है। दूसरी बात, खाद की बचत होती है। इसमें ड्रिप में आधा किलो यूरिया घोल के और ड्रिप दोबारा चढ़ा दे तो पूरे पेड़ों में जड़ों द्वारा अच्छी तरह से काम आएगा, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं जाएगा और फसल अच्छी रहेगी। और जैसे फसल पकड़ी पे भी, अब बाहर की खेती तो बरसात पे निर्भर रहती है, फुहारा किसी के पास पानी नहीं है, कम पानी है, 2 नोजली हो तो वो कैसे खेती करे, वो 1 बीघे में लगा ले, 2 बीघे में लगा ले। ड्रिप से क्या है, इसमें 15 मिनट पानी लग जाए, अगर 2 नोजल पानी की भी हो तो वो अच्छी ढंग से खेती कर सकता है आराम से। अब देखो मेरी ये फसल भी, आप देखो ये फसल और वो फसल, ये 1 दिन पहले की फसल है। ये 1 रोज पहले इसकी बिजाई की थी और उसमें चुबाई 1 दिन बाद में की थी। क्यों? 1 दिन ड्रिप भी छानी में रहते से लग गया था, तो 1 दिन बाद की। क्यों? ये नोजल 3-3.5 फुट की रह गई, उस बाजरे की 4-4.5 फुट की हाइट हो गई। अब आप देख लो, आपके सामने है कितना फर्क, 3 फुट का फर्क है। इसके अलावा आप बाजरे की फसल में और कौन कौन से कार्यों को करें ताकि बाजरे की फसल से अधिक उत्पादन लिया जा सके, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हम राजस्थान की जो मुख्य फसल है बाजरा, उसके वैज्ञानिक उत्पादन तकनीकी के विषय में थोड़ी बात करेंगे। बाजरा राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसल होने के साथ साथ मुख्य चारा फसल भी है। अक्सर देखने में आता है कि बाजरा की बुआई के बाद बीजों के अंकुरण के साथ साथ कई तरह के खरपतवार भी उगाते हैं, जो आगे चलकर फसल से खाद, पानी, उर्वरक तथा प्रकाश की प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए किसान अपने स्तर पर पहली निराई 25 से 30 दिनों पर करें। इसके बाद दूसरी निराई 45 दिनों पर करके खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें।
जैसा कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती और यदि बरसात न हो तो आवश्यकता अनुसार समय समय पर फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करें और यदि बारिश अधिक हो जाए तो खेत से जल निकास की उचित व्यवस्था करें। बाजरा फसल की अच्छी पैदावार के लिए इसमें पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसे में शेष बची हुई यूरिया की 80 किलोग्राम मात्रा बुआई के 25 से 30 दिन और 45 दिनों पर खड़ी फसल में छिटक कर देनी चाहिए। उर्वरकों का इस्तेमाल मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार ही करना चाहिए। ऐसा करने से फसल की पैदावार अच्छी होगी और पैदावार अधिक मिलेगी। अभी के समय ये ध्यान रखने वाली बात है, सफेद लट जिसको व्हाइट गर्भ कहते हैं, व्हाइट गर्भ का प्रकोप तो नहीं हो रहा खेत में। अगर बाजरे की फसल क्या होता है, जड़ों को ही काट देती है, वो जड़ों को काट के फसल भले ही कितनी भी बड़ी हो गई वो सीधी सूखी जाती है। इसलिए व्हाइट गर्भ का अगर प्रकोप हो रहा है तो व्हाइट गर्भ के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोरपिड का स्प्रे अभी किया जाना चाहिए। परंतु व्हाइट गर्भ का कंट्रोल के लिए इमिडाक्लोरपिड तो अभी तुरंत रोकथाम की बात करी जाए तो इमिडाक्लोरपिड ठीक है, परंतु इसके लिए व्हाइट गर्भ के कंट्रोल के लिए एक समुचित और समन्वित रोकथाम के विषय में बात करनी चाहिए। समन्वित रोकथाम ये जैसे ही पहली बरसात आए तो इसके जो भृंग होते हैं, जो एडल्ट कीट होते हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है ताकि लटें जो कहते हैं गर्भ जो है वो बने ही नहीं। अभी जब बाली निकल रही होती है जिसको सिट्टा कहते हैं, तो सिट्टे में अर्गट रोग तो नहीं लग रहा, तो अर्गट अगर रोग लग रहा है तो अर्गट बहुत नुकसान करता है, विषैला भी होता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। उसमें कवकनाशी का स्प्रे करना चाहिए ताकि वो कंट्रोल हो। बाजरे की फसल को अर्गट रोग से बचाने के लिए बीज को फफूंदनाशी से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। इसके अलावा बाजरे की अर्गट रोग रोधी किस्मों का चयन करके बुआई करनी चाहिए। ऐसा करने पर आपकी फसल में अर्गट रोग की समस्या नहीं आएगी और आपको भरपूर पैदावार मिलेगी। फिर उचित नमी की अवस्था में कटाई करनी चाहिए बाजरे की, क्योंकि दाना और चारा दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो उचित नमी की अवस्था में, इसको फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी कहते हैं, उस अवस्था में कटाई करनी चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उचित देखरेख के अभाव में थनैला रोग हो जाता है। ये रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। यदि सही समय पर इस रोग का निदान नहीं किया गया तो पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो क्या है थनैला रोग के कारण, लक्षण और बचाव के उपाय, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग थनैला रोग के बारे में बात करेंगे। थनैला रोग जो है ज़्यादातर जो थन में और छेमनी में जो चोट लगने के कारण ही होती है। कीटाणु हैं वो छेमी के थ्रू अंदर चले जाते हैं और उससे भी हो सकती है। तो ज़्यादातर जो कारण है वो चोट लगने से और कीटाणुओं का बाहर के कीटाणु जो है अंदर चले जाते हैं जब गाय बैठी रहती है तब। थनैला रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। भारत में दुग्ध उत्पादकों को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान इस बीमारी के कारण होता है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि नाम से ही विदित है, यदि पशु के थन ही खराब हो जाएंगे तो ऐसे पशु से क्या उत्पादन मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। चोट लगने का बहुत सा कारण हो सकता है। पहला कारण हो सकता है कि अगर ठीक से ग्वाला जो दूध दूहने वाले हैं जो भी हैं वो अगर ठीक से फुल हैंड मिल्किंग नहीं कर रहे हैं, दोनों हाथों से पूरे अंगुली, पांचों अंगुली को लगाकर अगर मिल्किंग नहीं कर रहे हैं तो इसमें हो सकता है। जो गाय बैठती है उस समय उसका एक पैर जो है वो थन में और छेमी में रहता है, जो किसान भाई देखते होंगे, तो उससे भी बैठी रहती है, तो वहाँ पर भी वो अगर फर्श कड़ा है और ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है पैर का तो उससे भी चोट लग सकता है।
अधिक दूध देने वाली गायों में ये बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग को जो गाय दूध अधिक दे रही है उसको हमेशा रेगुलर बेसिस पे सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस जो जिसमें हम लोग को लक्षण प्राप्त नहीं होते हैं उस तरह के अधिकतर गायों में ये रहती है। तो इसको हमेशा बार बार वो चेक कराते रहें कि ये सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस के में आता है कि नहीं, उसको चेक करा कर उसका उचित उपचार कर सकते हैं। अयन का आकार बदल जाता है, दूध का फटा हुआ या दही के समान चिथड़े आने लगते हैं और ऐसे दूध को किसी काम में नहीं लिया जा सकता है। यदि थनैला रोग का समय रहते बचाव कर लिया जाए तो इससे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। ये और हमेशा एक थन की और छेमी की जांच हमेशा किसान भाइयों को करते रहना चाहिए, जिसमें अगर कोई भी बदलाव आता है, कहीं पर रुकावट आ रहा है या थन में कहीं पर आपको कड़ापन दिख रहा है, दूध के बदलाव आ रहा है, दूध के कलर में बदलाव आ रहा है, तो तुरंत उसके जांच करवाएं। ये बहुत ही खर्चीला ये बीमारी है और इससे इकोनॉमिकल लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। सबसे खर्चीला बीमारी में ये गायों में आता है और इससे एक बार हो गया तो ये थन को भी खराब कर देता है और जब थन खराब हो जाएगा तो दूध भी का उत्पादन कम हो जाता है। दूसरा, थनैला रोग होने पर दूध में मवाद आता है, खून भी कभी आता है, कभी छटका आने लगता है। तो ये सब ह्यूमन कंजप्शन के लिए ठीक नहीं है, जो हम लोग चाहे अपने बच्चों को लोग पिलाते हैं तो उसके लिए ठीक नहीं है। तो ये इसको हम लोग को दूध को फेंक देना चाहिए, जिसे हम पहले भी बताया कि इकोनॉमिकल लॉस है। तो इस दूध को फेंक देना चाहिए, इससे वो दूसरे को भी बीमारी या दवा का प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो जब तक थनैला का इलाज चलता है दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूध व्यवसायी पशुपालकों के लिए थनैला एक चुनौती से कम नहीं है। थनैला रोग से पशुपालकों को बहुत हानि होती है। इसको समय पर पहचान कर पशु चिकित्सक की मदद से तुरंत इलाज करवाना चाहिए। तीसरा, हम लोग उसमें थनैला का बचाव करने के लिए जब भी हम दूध दुहें तो उससे पहले पोटासियम परमैंगनेट का घोल बना लें और पानी में चुटकी भर पोटासियम परमैंगनेट डालकर और उसको घोल बना लें। वो हल्का गुलाबी रंग का आ जाएगा, उसकी वही पहचान है। और उसको हम लोग उससे पूरे थन को और छेनी को धो दें और वो जो छेमी है उसको उस पानी में डुबा दें। उसके बाद फिर दूह लें और दूहने के बाद फिर यही प्रक्रिया दोहराना चाहिए। अब दूध दूहने के बाद जो उसका छेमी का जो छिद्र है वो आधे घंटे तक खुला रह जाता है और यहाँ से ही बाहर के जो कीटाणु हैं उसमें घुसने के अंदर जाने के चांस रहते हैं। इसलिए हम लोग को ये करना चाहिए कि थोड़ा मैनेजमेंट करना चाहिए। दूध दूहने के बाद ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए कि गाय आधा घंटे तक खड़ी रहे। तो उस समय उसको हम लोग खाना जो चारा है, हरा चारा या दूसरे चारे जो देते हैं वो उस समय दे, तो जिससे कि वो वहाँ खड़ी रहे और आधे घंटे तक खड़ी रहेगी तो फिर अपने आप जो छिद्र है छेमी का वो बंद हो जाता है। तो ये हम लोग अगर बचाव कर लें तो हम लोग 90% से ऊपर का हम लोग थनैले के बचाव कर लेंगे। बाकी जो थनैला रोग जो हमने बताया कि ये ज़्यादा दूध देने वाली गायों में है तो उसका हम लोग रेगुलर उसका दूध का चेक कराते रहें और उससे जो भी अगर दवा बताया जाए तो उसका उपचार करके तुरंत उसका उपचार करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बरसात के मौसम में गन्ने की फसल में कुछ रोगों का प्रकोप होता है जो गन्ने के उत्पादन को खासा प्रभावित करते हैं, जिसमें एक है पुक्का बोइंग रोग। इस रोग का प्रकोप कुछ किसान भाइयों की फसल में देखने को मिल रहा है। यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो गन्ने में पुक्का बोइंग रोग को किसान कैसे पहचाने और इसका नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में जानते हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. पांडे से।
अभी तक जो मुझे सूचना प्राप्त हो रही है, बहुत किसान भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं। एक गन्ने की बीमारी है पोक्का बोइंग, जिसमें पत्तियां आपस में उलझ जाती हैं और शुरू की अवस्था में पत्तियां उलझती हैं, एक पौधों की पत्तियां आपस में उलझती हैं, कभी कभी बगल वाले पौधों की भी पत्तियां आपस में उलझ जाती हैं और पहले खेत के किनारे से शुरू होती है, बाद में पूरे खेत में फैलने लगती है। गन्ना वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा उगाई जाने वाली लंबी अवधि की फसल है, जो वर्ष भर या उससे भी अधिक समय तक खेत में खड़ी रहती है। इस दौरान फसल जमाव, बढ़वार और विस्तार आदि अवस्थाओं से गुजरकर परिपक्वता की स्थिति में पहुंचती है। इन अवस्थाओं से गुजरते समय फसल अनेक प्रकार की व्याधियों द्वारा प्रभावित होती है। सामान्यतः गन्ने की फसल में रोगों द्वारा गन्ने की उपज में 18 से 31% तक की हानि देखी गई है, परंतु रोगों की महामारी की दशा में संपूर्ण फसल नष्ट हो सकती है। रोगों द्वारा की गई हानि से किसान और मिल मालिक दोनों ही प्रभावित होते हैं और किसान को अधिक हानि होती है। इसकी अधिक प्रकोप अभी तो यही पाया जा रहा है कि पत्तियां उलझ रही हैं, लेकिन आगे चलकर यह पत्तियां उलझते हुए पत्तियां छोटी हो जाती हैं, पूरे पौधों का बढ़वार हो जाता है, जैसे भाला की तरह का गन्ना हो जाता है, नीचे मोटा ऊपर पतला, सारी पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं, फुटाव नहीं होता, गन्ने का बढ़वार नहीं होता, गन्ने की मोटाई कम हो जाती है, इससे काफ़ी नुकसान होता है। पोक्का बोइंग रोग ये एक फफूंदी जनित रोग है जो प्यूजेरियम मोनलीफर्मी द्वारा फैलता है। रोग की प्रारंभिक अवस्था में अगोले की पत्तियों पर सफेद धब्बे पड़ते हैं, जहां से पत्ती सड़कर नीचे गिर जाती है। संक्रमण की तीव्रता अधिक होने पर अगोले की सारी पत्तियां मुड़कर सूखकर गिर जाती हैं। गन्ने का ऊपरी भाग ठूंठ की भांति दिखाई देता है। पत्तियों के सड़कर नीचे गिर जाने से पौधों की बढ़वार प्रभावित होती है। इससे किसान को हानि का सामना करना पड़ता है। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में पोक्का बोइंग की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के 0.2% विलियन का 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करने पर रोग की रोकथाम हो जाती है। अगर किसान भाइयों को अपने खेत में इस तरह की पत्तियों के उलझने की आपस में समस्या दिखाई दे तो कार्बेंडाजिम 50 50 घुलनशील पाउडर और उसके साथ स्टिकर मिलाकर 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में कार्बेंडाजिम और लगभग 300 लीटर पानी लगेगा, 20 टंकी में 300 ग्राम दवा और स्टिकर मिलाकर छिड़काव कर दें। जहाँ जहाँ दिखे स्पॉट एप्लीकेशन कर दें, या अगर पूरे खेत में है तो पूरे खेत में कर दें, या खेत की मेड़ से घुसते समय 1 2 3 लाइन में है तो उसी का स्पॉट ट्रीटमेंट कर दें। और बरसात होने के बाद अगर इसका प्रकोप बढ़ता है तो दूसरी बार भी इसका छिड़काव करें और उस छिड़काव घोल में कार्बेंडाजिम 50% घुलनशील पाउडर के साथ 6 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन नामक दवा को भी उस घोल में 300 लीटर पानी में मिलाकर स्टिकर के साथ छिड़काव करें। इसका नियंत्रण हो जाता है, अन्यथा इसके द्वारा थोड़ा नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव उन्नाव जिला पाली के किसान मेघाराम चौधरी ने। आप जैव उर्वरकों के प्रयोग पर जानकारी चाहते हैं तो मेघाराम जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सबसे पहले बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं, जैव उर्वरक, वो क्या होते हैं। तो जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो वायुमंडल में उपस्थित स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं तथा अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे पौधे आसानी से उसको ग्रहण कर लेते हैं। आधुनिक युग में कृषि लागत को कम करने, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने, मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये इनका जैव उर्वरकों का प्रयोग और भी बढ़ना जरूरी हो जाता है।
राइजोबियम कल्चर, जिसका प्रयोग केवल दलहनी फसलों जैसे मूंग, उर्द, अरहर, चंवला, चना, मटर, मसूर आदि के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से 10 से 12 किलोग्राम रासायनिक नाइट्रोजन की बचत होती है एवं फसल में 20 से 35% तक की वृद्धि होती है। आइए एक नजर डालते हैं इसके प्रयोग विधि पर। किसान भाइयों, 3 पैकेट या 600 ग्राम राइजोबियम कल्चर से 10 से 12 किलोग्राम बीज उपचारित कर सकते हैं। 1 लीटर गर्म पानी में 150 ग्राम गुड़ घोलकर ठंडा करें तथा इसमें कल्चर पैकेट अच्छी तरह से मिलाएं। तैयार घोल को बीजों पर छिड़क कर हल्के से मिलाएं जब तक कि बीजों पर एक समान परत ना चढ़ जाए। उपचारित बीजों को साफ कागज या बोरी पर फैलाकर छाया में 10 से 15 मिनट तक सुखाते हैं, फिर उसकी बुवाई करते हैं। एज़ोटोबैक्टर, जो कि दलहनी फसलों को छोड़कर सभी फसलों के लिए उपयोग में लाई जाती है। एज़ोस्पाइरिलम, ये खान, मक्का तथा गन्ने की फसल हेतु विशेष उपयोगी है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इनका प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। जैव उर्वरक जो है उनका 3 प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। नंबर पहला है इनका बीज उपचार किया जा सकता है। दूसरा जो इसका आप प्रयोग कर सकते हो है कंद या जड़ उपचार। तीसरा जो इसका प्रयोग है वो है मृदा उपचार। मृदा उपचार करने के लिए 2 से 3 किलोग्राम कल्चर लेकर के उसमें 20 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट या जो कंपोस्ट या गोबर की खाद सड़ी हुई हो और 20 किलोग्राम भुरभुरी मिट्टी लेकर के इसका एक और तैयार करते हैं। और उसके बाद में लास्ट जुताई के समय इसका खेत में यूनिफॉर्मली डाल सकते हो या बुआई के बाद जब पहली सिंचाई आपको देनी हो उससे पहले आप खेत में यूनिफॉर्मली इसको खेत में छिड़क करके उसके बाद में सिंचाई दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका मृदा उपचार में भी काम में आ जाता है। तो 3 प्रकार से आप इसको ये उर्वरकों का आप यूज में प्रयोग में ला सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।